नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि क्यों हिंदू मुस्लिम में बांटते हो भारत को केवल सत्ता हासिल करने के लिए। पीओके भी जिसे आज कहते हैं वह भी हमारा भाई है, उसे भी हम अपने परिवार में शामिल करना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करो, हम लोगों का यह सिद्धांत है और आप लोग जानते हैं यदि सुकून से रहना है तो पड़ोसी के साथ रिश्ते अच्छे बनाकर रखने चाहिए। जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं सबके साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन वह आतंकवाद को बढ़ावा देते रहें और हम उनके साथ रिश्ते अच्छे बनाते रहें यह कैसे होगा? दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि अगर वे गारंटी देते हैं कि वे किसी भी परिस्थिति में भारतीय धरती पर आतंकवाद नहीं होने देंगे तो हम उन्हें गले लगाने और उनसे बात करने के लिए तैयार हैं और हम उनके साथ रिश्ते अच्छे बनाते रहें यह कैसे होगा? दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि अगर वे गारंटी देते हैं कि वे किसी भी परिस्थिति में भारतीय धरती पर आतंकवाद नहीं होने देंगे तो हम उन्हें गले लगाने और उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधा है। जेपी नड्डा ने कहा कि पहले मनमोहन सिंह जाते थे अमेरिका, क्या बात करते थे? आतंकवाद की बात करते थे, पड़ोस में मुसीबत है, पाकिस्तान हमको तंग कर रहा है, ये बातें करते थे। लेकिन आज मोदी जी विदेश और अमेरिका में जाते हैं तो भारत के साथ व्यापार की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं और स्पेस के एरिया में हम लोग मिलकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसकी बात करते हैं। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि आज पाकिस्तान कहाँ रह गया? प्रधानमंत्री मोदी जी क्वाड की बैठक में बाइडेन के सामने बैठ करके भारत और मानवता के पक्ष को रखते हैं। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि वे आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे। शाह ने कहा कि फारूक साहब, अब धारा 370 को कोई वापस नहीं ला सकता। अब बंकरों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गोली चलाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। अगर वहां गोली आई तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। गृह मंत्री ने आगे कहा कि वे चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ वार्ता करें। हम आतंकवाद के समाप्त होने तक पाकिस्तान के साथ वार्ता करने के पक्ष में नहीं हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 370 को वापस लाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चीन से बात कर सकती है, जिन्होंने हमारी 2000 किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा किया है, उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ यानी पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर सकते? किसी तरह से इसका हल निकालना है। कब तक हम आतंकवाद में रहेंगे? कब तक हमारे लोग मरते जाएंगे? केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के भाजपा चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि सत्ता में आने के बाद वे अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के जिस संविधान को 70 सालों बाद लागू किया उसे हटाकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्ना संविधान को लागू करेगी, यह बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति के लोगों, महिलाओं, गुज्जरों, बकरवालों, पहाड़ी लोगों के साथ अन्याय किया है, उनके अधिकारों को छीना है। नेहरू, अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार भ्रष्ट पार्टियां हैं, वे आतंकवादियों का समर्थन करने वाली पार्टियां हैं। भाजपा नेता ने कहा कि देश की जनता जम्मू कश्मीर में जिन्ना संविधान लागू नहीं होने देगी। भाजपा की कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले बयानों को लेकर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मोदी जी और अमित शाह को क्या हो जाता है, खासकर चुनावों के दौरान वे कहने लगते हैं कि विपक्ष आतंकवादियों का पक्षधर है। हमने कभी उन लोगों पर भी उंगली नहीं उठाई जिन्होंने पिछले दरवाजे से आईएसआई को पठानकोट में घुसने दिया या जब पुलवामा हमला हुआ।
आरजेडी नेता ने कहा कि यह केवल एक चुनाव है, आपको कुछ वोट मिलेंगे, हमें कुछ वोट मिलेंगे, लेकिन हम अपने विपक्ष के बारे में कभी इस तरह की बात नहीं करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए एक जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में हरियाणा में परिवर्तन आया है। हरियाणा को कांग्रेस INLD ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के गर्त में डुबो दिया था। सीएम योगी ने कहा कि याद रखिएगा, बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है कि वो कभी नहीं भरता, यह कभी भरने वाला नहीं है। आपका वोट खराब हो जाएगा। कांग्रेस का हाथ हालात को और बिगाड़ने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात। आपको बता दें कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी INLD के साथ मिलकर हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। पश्चिम बंगाल में शुभांकर सरकार को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि मैं बहुत आशावादी हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों का आशीर्वाद और समर्थन मेरे साथ है। आने वाले दिनों में बंगाल में भी हमारी तेलंगाना जैसी जीत होगी। हम जब गिरते हैं तभी उठते हैं। हम खड़े होंगे क्योंकि हमारे पास एक विश्वास है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष शुभांकर सरकार पर कहा कि हम कुछ नहीं कहना चाहते, कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी हाईकमान को प्रदेश अध्यक्ष चुनने का अधिकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आज रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर लोगों को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी ने इसे जनता की अदालत नाम दिया है। केजरीवाल ने जनता की अदालत में कहा कि आपके मन में ये आ रहा होगा कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया है कि मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था, मैं पैसे कमाने नहीं आया था। पैसे कमाने होते तो मैं इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था, उस नौकरी में जितना चाहता पैसा कमा सकता था। मुझे सत्ता की भूख नहीं है, मुझे CM की कुर्सी की भूख नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे। जंतर मंतर पर पुराने दिनों को याद करते हुए केजरीवाल ने आगे कहा कि आपके बीच आकर अच्छा लग रहा है। आज यहाँ जंतर मंतर पर पुराने दिन याद आ गए। मुझे आज भी तारीख याद है, 4 अप्रैल 2011 का दिन था जब आज़ाद भारत का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अन्ना आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ था। उस वक्त की सरकार हमें चैलेंज करती थी कि चुनाव लड़कर दिखाओ और जीत कर दिखाओ। चुनाव लड़ने के लिए पैसा, गुंडे, आदमी चाहिए थे और हमारे पास यह सब नहीं था। हमारे पास ना पैसा था, ना आदमी थे, ना गुंडे थे। हम चुनाव कैसे लड़ते? फिर हम चुनाव लड़ लिए और जनता ने हमें जिता दिया। देश में हमने 2013 में साबित कर दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते भी जा सकते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जनता की अदालत में केजरीवाल ने केंद्र की मौजूदा सरकार को भी निशाने पर लिया और RSS प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि RSS वाले कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी और देशभक्त हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला, जिस तरह से मोदी जी देश भर में लालच देकर ED और CBI की धमकी देकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, ये भारत के लोकतंत्र के लिए सही है या हानिकारक है? दूसरा, देश के सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को, जिन लोगों को खुद मोदी जी ने भ्रष्टाचारी कहा, उन्हें मोदी जी अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। क्या आप ऐसी राजनीति से सहमत हैं? तीसरा सवाल ये है कि बीजेपी RSS की कोख से पैदा हुई थी, तो भाजपा को गुमराह ना होने देना RSS की जिम्मेदारी है। मोहन भागवत जी बताएं, क्या आपने मोदी जी को गलत काम करने से रोका? चौथा सवाल अरविंद केजरीवाल ने आगे पूछा कि लोकसभा चुनाव के दौरान JP नड्डा ने कहा था कि उन्हें RSS की ज़रूरत नहीं है। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया है कि वह माँ को ही आंख दिखाने लगा है? बेटा मातृ संस्था के प्रति अपनी नाराज़गी दिखा रहा है। क्या आपको दुख नहीं हुआ जब उसने ऐसा कहा? और पांचवा सवाल ये है कि आप लोगों ने कानून बनाया था कि नेता 75 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। अमित शाह कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी पर लागू नहीं होगा। तो मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं कि जो नियम आडवाणी जी और अन्य कई नेताओं पर लागू हुआ वो मोदी जी पर लागू नहीं होगा।
तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल होने के दावे की तुलना आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर ने 1857 के विद्रोह से की है। उन्होंने एक वीडियो जारी कहा कि हमने इतिहास की किताब में पढ़ा है कि कैसे 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था और अब हम देख रहे हैं कि कैसे इस लड्डू के जरिए हिंदुओं की भावनाओं को छलनी किया गया है। ये ऐसा काम है जिसकी माफ़ी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि दुर्भावनापूर्ण है और इस प्रक्रिया में शामिल लोगों के लालच की पराकाष्ठा है। इस वजह से उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। जो भी इसमें शामिल हैं उनकी संपत्तियों को जब्त कर उन्हें जेल में डालना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु ने कहा है कि सिर्फ लड्डू ही नहीं बल्कि हर तरह के खाद्य पदार्थों की जांच करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जो घी मार्केट में बिक रहा है, क्या किसी ने उसकी जांच की? जो भी खाने के सामान में मिलावट करता है और शाकाहारी खानों में मांसाहार चीज़ें मिलाता है, उनके लिए सख्त सज़ा होनी चाहिए। तिरुपति के लड्डू में पशु चर्बी मिलाए जाने के दावे पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस मामले को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी आमने सामने हैं। दरअसल सीएम नायडू का दावा है कि रेड्डी सरकार के दौरान लड्डू प्रसादम में पशु वसा मिलाई गई। अब इस बीच इस सारे मामले को लेकर वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की पवित्रता को धूमिल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री से नायडू को फटकार लगाने और सच्चाई को उजागर करने की अपील की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि मैं यह पत्र आंध्र प्रदेश राज्य में घटित हो रही अपमानजनक घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूं। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की पवित्रता, अखंडता और प्रतिष्ठा को अपूर्णीय क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान वेंकटेश्वर के न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में करोड़ों हिंदू भक्त हैं और यदि इस नाजुक स्थिति को सावधानी से नहीं संभाला गया तो ये झूठ से काफ़ी नुकसान हो सकता है। यह वास्तव में राजनीतिक उद्देश्यों से फैलाया गया झूठ है। इस झूठे प्रचार से दुनिया भर के हिंदू भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। इस्राएली सेना ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के रमल्ला में मौजूद समाचार चैनल अल जजीरा के कार्यालय पर छापा मारा है। उसने अल जजीरा के दफ्तर को फिलहाल 45 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज रविवार सुबह सशस्त्र और नकाबपोश इस्राएली सैनिक एक लाइव प्रसारण के दौरान इमारत में घुस गए। इस्राएली सैनिकों ने अल जजीरा के वेस्ट बैंक ब्यूरो के प्रमुख वालिद अल ओमारी को दफ्तर बंद करने का अपना आदेश सौंपा, जिन्होंने इसे लाइव प्रसारण में पढ़ा और यह सब दर्शकों ने देखा। आपको बता दें कि अप्रैल के महीने में इसराइल की संसद ने कानून पारित किया था, जिसके तहत सरकार को युद्ध के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाली विदेशी समाचार प्रसारकों को अस्थायी रूप से बंद करने की शक्ति दी गई थी। हालांकि इसराइल ने आज रविवार के इस ऑपरेशन पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।